प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त तजारती खसारा पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इससे मुराद यह है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हैं और इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो बाहर ज़्यादा जा रहा है और बाहर से कम पाकिस्तान का कम आ रहा है, यानी डॉलर ज़्यादा बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर की कमी हो जाती है। इसका हुकूमत ने हल ये निकाला कि इंपोर्ट्स को कम किया जाए, अपना इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम किया जाए, और ये करने के लिए हुकूमत ने काफ़ी सारी अशिया पर इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता था कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ा ले कि हमारे पास हमारा जो इंपोर्ट का इम्पैक्ट है वो कम आए, लेकिन हम इंपोर्ट्स को कट लगा रहे हैं। कुछ लोगों का खदशा ये है कि जब हम इंपोर्ट बिल कम करेंगे तो उससे एक्सपोर्ट्स पे भी फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि इससे काफ़ी हद तक हम अपने इंपोर्ट बिल को मैनेज कर पाएंगे। तो आज हम अपने प्रोग्राम में माहिरीन मुआशात से और जो रेलेवेंट हमारे गेस्ट हैं उनसे डिस्कस करते हैं कि इस मसले का, तजारती खसारे को कम करने का क्या यही हल है कि हम अपने इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दें और कई एशिया जो हैं उसको बैन कर दें पाकिस्तान आने से, या कोई और बेहतर हल भी हो सकता था। मेरे साथ गुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं यूके के। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन साहब। आसिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल प्रोफेशनल बिजनेस कॉरपोरेशन यूके के, और अमजद अली सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले अमजद अली सैयद साहब, आप कैसे देखते हैं इस मामले को, जो हुकूमत का फैसला है इंपोर्ट्स में 38 अशिया पर पाबंदी लगा देने का, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये बिल्कुल बेवकूफाना किस्म का एक फैसला है। आप ये देखें कि जो आप इंपोर्ट करते हैं उसकी टोटल वैल्यू जो है वो 82 अरब डॉलर की आप इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, जिसमें आपके पास दोनों किस्म के आइटम है, एसेंशियल है और नॉन एसेंशियल है। अभी इन्होंने जिस नॉन एसेंशियल आइटम है, जिसमें कि आपके पास कॉस्मेटिक्स है, मशीनरी है, मोबाइल्स हो गए, कार्स हो गई, फूड हो गया, कंज्यूमर फूड हो गया, डेकोरेशन है, इस पे जो आपने जो पाबंदी लगाई है, 36 आइटम जिसकी आपने पाबंदी लगाई है, ये टोटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस 82 अरब डॉलर में ओनली 1 to 6%। तो आप इस काम से तकरीबन 5 अरब डॉलर की जो है सेविंग करते हैं। अब इसका सब में बड़ा नुकसान ये है कि जब ये जो कंज्यूमर गुड जब आप इन्हें बैन करते हो, तो मार्केट में यही काम जो है वो एक स्मगलिंग से आप शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे लोग इस काम को इंपोर्ट करते हैं स्मगलिंग के थ्रू, जिसके पास आपको उनका टैक्स नहीं मिलता है। दूसरी बात है, ये मनी जो होती है ब्लैक मार्केट से लोग डॉलर को और पौंड को खरीदते हैं और फिर दूसरे ममालिक में लेके जाएंगे, तो एक आप दोबारा से डॉलर पे और पौंड पे आप प्रेशर डाल दोगे कि वो मार्केट, ब्लैक मार्केट में उसकी जो सेल है और उसकी जो एक परचेसिंग वो बढ़ जाएगी, जिससे आपकी इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा। दूसरी बात है कि जिन ममालिक से आप इंपोर्ट बंद कर रहे हो, अगर उन्हें रिटेलिएशन में आपकी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया तो वो आपके पास एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, अगर एक दो ममालिक के दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं वो एक बैलेंस शीट पे पड़ते हैं कि आप इतनी इंपोर्ट हमसे करेंगे, हम इतनी एक्सपोर्ट करेंगे। और जैसे कि आपने देखा होगा चाइना का और अमेरिका का ताल्लुक था कि अमेरिका कहता था कि हम इंपोर्ट तो बहुत करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट नहीं करते, तो हमारे यहाँ बैलेंसिंग नहीं है। तो वही रिजल्ट आ सकता है कि जब आप इंपोर्ट किसी ममालिक से बैन करोगे तो वो आपके साथ रिटेलिएशन के तौर पे आपकी एक्सपोर्ट बंद कर देगा, जिसकी आपके इफेक्ट ये पड़ेगा, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में जो है ये एक मुनासिब इकदाम नहीं है। एक तो जो आप कंज्यूमर गुड लगा रहे हो, आपने इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है कि कब से बैन शुरू होगी। अब बहुत सारे लोगों ने जो पाकिस्तान में बैठे हुए बिजनेसमैन हैं, उन्हें ऑक्शन के जरिए गाड़ियां खरीदी हैं, जिन्होंने नई गाड़ियां यहाँ से लेके जा रहे हैं, जो वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान में, और इनके पार्टनर यहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्हें तो नुकसान हो गया। बहुत सारे जो लोगों ने जो मैन्युफैक्चर से ताल्लुक है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक है, जो कि समझने के जो एसेंशियल और डेकोरेटिव गुड्स जो है लगाते हैं अपनी बिल्डिंग में, अपने फ्लैट्स में, वो लेके आते हैं लग्जरी किस्म के डोर्स या दूसरे किस्म के अप्लायंसेस। अब आपने उनको तो फेल कर दिया, वो किस तरह आपको जो प्रोडक्ट बना के देंगे अप टू द योर स्पेसिफिकेशन। बच्चे जो हैं, बहुत सारी पेशेंट हैं जिनको कि आप न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, ड्रिंक चाहिए होती हैं, जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। जैसे एक बंदा जो है, आप ये देखें पाकिस्तान में वो खाना नहीं खा सकता, तो उसको जो है एक
बनी बनाई ड्रिंक अवेलेबल होती हैं, न्यूट्रिएंट ड्रिंक होती हैं, जिनको आप पेशेंट को देते हो। मेजॉरिटी 90% वो ड्रिंक जो होती हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है, बाहर से जाती हैं। अगर आप उनको बंद कर दोगे और इसके अलावा आप जो जी बैन लगा रहे हैं, आप बैन लगा रहे हैं गाड़ियों पे, इम्पोर्टेड गाड़ियों पे, मोबाइल पे, तो मेरे भाई बात ये है कि 97% जो मोबाइल है, उनकी रीअसेंबली पाकिस्तान में होती है। आप खुद ही प्रमोट करते हो कि 60 to 90% मोबाइल जो है वो लोकल मैन्युफैक्चर है। इससे जो है ना उस मोबाइल की इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो जी लग्जरी मोबाइल है उससे आप सेव कर, लेकिन टोटल सेविंग आप कितनी कर रहे हैं? आप टोटल सेविंग कर रहे हैं 1 to 6% ऑफ द टोटल इम्पोर्ट इन पाकिस्तान। आपके पास जो सेविंग हो रही है वो तकरीबन जी $5 बिलियन जी की हो रही है। आप ये देखें कि पिछले दिनों एक डॉलर मार्केट में अनसर्टेनिटी की वजह से, गवर्नमेंट की अनसर्टेनिटी की वजह से, हमें ये भी नहीं पता कि आईएमएफ लोन देगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से पाउंड पे और डॉलर पे आपके पास प्रेशर पड़ा है, सही है। और मसाइल जिसकी आप कह रहे वजह हैं कि से और भी बहुत सारे हैं, सही है आमजद साहब, लेकिन एक एक इसमें राय ये भी तो है ना कि हमारा जो इंपोर्ट बिल बढ़ा है पाकिस्तान का, वो उसका मेजर इम्पैक्ट उसके ऊपर तो आया है फ्यूल बढ़ने से। आलमी मंडी में कीमत, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो बढ़ने से आया है। तो आसिम यूसुफ साहब, ये इम्पैक्ट तो शायद ये पाबंदी लगाकर बहुत कम इम्पैक्ट इंपोर्ट्स पे आ सकेगा। इंपोर्ट बिल हमारा जो अगर कम होता है तो बहुत माइनर उस पर फर्क पड़ेगा। अगर हम ये एक राय ये है कि अगर हम ये पाबंदी लगाते हैं, असल फर्क तो पड़ रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से, और वो तब तक रहेगा बरकरार जब तक ये रूस और यूक्रेन का मामला रहता है और आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे नहीं आती। तो इंपोर्ट बिल पाकिस्तान का जो बढ़ा है उसकी बड़ी वजह तो ये है। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जो अभी अब्दुल साहब ने बात की तो उसको आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, ये जो उन्होंने 38 चीज़ों पर पाबंदी लगाई है, अगर हम उनको समराइज करें तो ये टोटल इनको मैं 5 कैटेगरीज में समराइज करता हूँ। इसमें एक मोबाइल फोन, 6 एक्सेसरीज हैं, कुछ होम अप्लायंसेज है, इसमें फर्नीचर, लाइटिंग, 2 विंडो फ्रेम, कारपेट, क्रॉकरी एंड ऑल दिस स्टफ। जिसमें गाड़ियां हैं, कुछ फूड आइटम्स हैं, चॉकलेट, सॉसेज, जूसेस, पास्ता वगैरह। और इसमें आप कहते हैं जी बाथरूम की जो बाथरूम वेयर है, बाथरूम की जो आइटम्स है, टॉयलेटरीज हैं, शैम्पू, परफ्यूम एंड शेविंग गुड्स एक्सेट्रा। देखिए, ये चीजें जो है इट्स अ वेरी माइनर, जो एक बहुत छोटा एक हिस्सा है। फिर देखिए, जो आपकी 5 मेजर जो इंपोर्ट की आइटम्स हैं, जैसे रिफाइंड पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम गैस है, पाम ऑयल है, क्रूड पेट्रोलियम है, तो ये वो चीजें हैं जो कि आपको हमेशा चाहिए ही चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अहमकाना सा गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। जो हमारी मार्केट्स हैं जहाँ पे आपकी रोजमर्रा चीज की अशिया जो लोग यूज करते हैं, तो ये उसके साथ एक जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो भी सारी की सारी मुतासर हुई हैं, और इससे गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। बल्कि अगर आप इनकी टैक्सेस की जो शरह देखें तो 200 से 300% ड्यूटीज गवर्नमेंट को इसके ऊपर मिलती हैं। तो इफेक्टिवली अगर आप देखिए, जितने पैसे आप गुड्स बाय कर रहे हैं, अगर आपको 300% ड्यूटी मिलती है तो बेसिकली इफेक्टिवली आपको 200% ज्यादा मिल रहा है उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि इससे जुड़ी हुई जो मार्केट्स हैं, जैसे शालम मार्केट लाहौर या कराची की मार्केट्स हैं, वो पूरे मुल्क को सप्लाई जहाँ करती है, तो वहाँ के जो इम्पोर्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड इससे हुए हैं, और लोगों का जो रोजमर्रा की अशिया में उससे मुतासिर। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक एलिमेंट है वो ये है कि जैसे हमने फूड की आइटम्स को पहले इस पर पाबंदी लगाई, अब आप देखिए कि पाकिस्तान में वो सब चीजें अवेलेबल हैं। चॉकलेट पर पाबंदी लगाई, वो अवेलेबल हैं। आप इन चीजों को बंद करके बेसिकली आप स्मगलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। ये तमाम अशिया चमन बॉर्डर के रास्ते से पाकिस्तान स्मगल होकर आ रही है, जिससे पाकिस्तान को रेवेन्यू की शक्ल में कुछ भी नहीं मिल रहा। और ये मैं समझता हूँ ये इससे ज्यादा जो है हालात खराब हो गए, बजाय क्योंकि आपकी जो मेजर चीजें हैं वो तो आप उसको कम नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि 4-5 जो आपकी चीजें हैं वो आप पेट्रोलियम के जो मसनूआत उसको बंद नहीं कर सकते। ये जो चीजें आप बंद कर रहे हैं, इसको बंद करने से सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग को आप प्रमोट कर रहे हैं, जिससे बजाय गवर्नमेंट को पैसे आने के गवर्नमेंट को नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इन आइटम्स को दोबारा से खोलना चाहिए। इनमें से कुछ ऐसी आइटम मैं समझता हूँ, जैसे गाड़ियां हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है अगर आप इनको नहीं खोलते गाड़ियों को, बट इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको 200% 300% ड्यूटी भी साथ मिल गई, जिससे आपकी रेवेन्यू कलेक्शन होती है। तो मैं समझ रहा हूँ रेवेन्यू कलेक्शन इसको पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ी जरूरी है। इनको बंद करने के बजाय अगर आप इनको खोलें, इनके साथ साथ लोकल इंडस्ट्री को आप अगर जो है वो प्रमोट करें। बिकॉज देखिए, इम्पोर्टेशन की जो मेन वजह है वो वजह ही है कि आपके पास लोकल जो क्वालिटी की चीजें हैं वो इतनी अच्छी नहीं है कि लोगों को बाहर की चीजें मंगवानी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ियां हैं, जो पाकिस्तान में गाड़ियां पहले बनती थी, अब कुछ नई जो ब्रांड की गाड़ियां आई हैं, बट पहले 2-3 कंपनियां मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा,
कि वो बहुत सारे पैसे भी आपसे लेते थे और गाड़ी आपको बिल्कुल लो क्वालिटी मिलती थी, सेफ्टी के कोई ऐसे फीचर नहीं थे, एयर बैग नहीं थे, इलेक्ट्रिक विंडो सब में नहीं होती थी, बेसिक गाड़ी आपको दी जाती थी और बहुत हाई रेट्स के ऊपर। तो इसलिए लोग फिर हमेशा से बाहर का रुख करते हैं, बाहर की चीजों को, बाहर के प्रोडक्ट को इसीलिए प्रेफर दी जाती है कि वो क्वालिटी में अच्छी होती है। तो मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट कोई इस पे ऐसे स्ट्रिक्ट बैन लगाए या स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जो आपकी क्वालिटी मेंटेन करने का है, उसको क्वालिटी स्टैंडर्ड जो आपकी चीजें वो होनी चाहिए, जिससे लोगों की ऑटोमेटिकली लोग डिस्करेज हो बाहर की चीजों को। आप लोकल चीजों को इतना अच्छा बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग उसको बाय नहीं करेंगे। तो इस तरह के एक्शन लेने की बजाय गवर्नमेंट जो है बेसिकली वो जल्दबाजी में ऐसे गलत फैसले कर रही है, जिससे बजाय हालात बेहतर होने के बस हालात मजीद खराब हो रहे हैं। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि इसको दोबारा से रिव्यू करना चाहिए और इन प्रोडक्ट को देख के आप इसको जो है बेसिकली इसके इम्पैक्ट को देखें, इसकी कलेक्शन को देखें और फिर इस पर पाबंदी लगाएं या ना लगाएं उसका फैसला बाद में होना चाहिए। राइट सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गुलाम हुसैन साहब राय लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम जानते हैं, गुलाम हुसैन साहब के सामने मैं सवाल रखता हूं कि इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इस फैसले को किस अंदाज में देख रहे हैं यूके में बैठे हुए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में आपको। गुलाम हुसैन अमान साहब, यूके में बैठे हुए जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने इस फैसले को कैसे देखा है और क्या राय रखते हैं अपनी? बहुत शुक्रिया सर। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से प्रोडक्ट्स है वो पाकिस्तान भेजते थे, उसके अंदर कॉस्मेटिक्स भी थी, दवाइयाँ भी, वो बहुत सारी वही आइटम जो है जो कि पाबंदी लगाई गई है। तो जाहिर है उनका तो कारोबार ठप हो गया, वो तो किसी सूरत भी इस फैसले से खुश नहीं हो सकते। ये जिस तरह आसिम साहब ने कहा, मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि गवर्नमेंट को जो है वो ऐसे मैय्यज लेने चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म जो है वो फायदा हो। क्योंकि जैसा अफजल अली सैयद साहब भी कह रहे थे कि अगर आप इस तरह जो है वो आउटराइटली जो है वो इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो दूसरे ममालिक भी ऐसा सोच सकते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान की इंपोर्ट तो पहले आप बंद कर रहे हैं तो खुदा खासा एक्सपोर्ट के ऊपर फर्क ना पड़े। तो हमें बजाय इसके कि जिन चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, कम से कम हम अब ऐसा करें कि पाकिस्तान के अंदर उनकी प्रोडक्शन के लिए, उन चीज़ों की वहाँ पर प्रोडक्शन के लिए कोई ऐसी सहूलियात दें, कोई ऐसा इंसेंटिव दें ताकि लोग जो है वो लोकली जो है वो उसको बनाना शुरू कर दें। देखें, हम अगर हमारा सियालकोट से बना हुआ जो फुटबॉल है वो वर्ल्ड कप के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, अगर वो 400-500 कंपनीज के अंदर वो बिड विन कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर हर तरह का पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान की ये जो मेडिकल जो इक्विपमेंट्स है पूरी दुनिया में मशहूर है, पाकिस्तान का खिलौनों का सामान पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी तरह और भी क्रॉकरी है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान सबसे टॉप की क्लास की बनाता है। तो जो दूसरी प्रोडक्ट हैं इनके ऊपर भी जैसे अब ये शोर मचाया जा रहा है जी, पेट फूड बंद हो गई है, तो यहाँ पर इंसानी जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं और यहाँ पर हम ट्वीट देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं जी पेट फूड जो है वो बाहर जाना बंद हो गया तो हमारे जानवरों को प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरह के जो चीजें हैं ये कम से कम हम लोकल मेड ये चीजें प्रमोट करें, लोकल जितना हो सके। ये अब हमारे पास मौका है कि मेड इन पाकिस्तान जो है वो उसको प्रमोट करें। तो जैसे देखें हमारे जो हमसाया मुल्क हैं इन्होंने कई साल जो है वो गाड़ियों के इंपोर्ट पर पाबंदी रखी और भी बहुत सारी जो महंगी चीजें हैं उनके ऊपर पाबंदी रखी और लोकल मेड बनाई। जब उनकी मार्केट सारी फ्लोरिश हो गई, सर सारा जो है वो कहने के मुल्क का पैसा मुल्क के अंदर रहे, तो फिर ही आप तरक्की की जो है वो शारा पर जो है वो गामजन होते हैं। बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क की, कोई भी सियासी पार्टी हो वो मुल्की मफाद के ऊपर जो है अपने सियासी मफाद को तरजीह देती है। ये हमारे पिछले 70 साल से ऐसे ही होता है और मेरे ख्याल से कि जिस तरह जो हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, एक बात उन्होंने बहुत अच्छी की है कि हमें कम से कम जो मुआशी डायलॉग करके एक पाकिस्तान का जो मुआशी पाथ है उसको सेट करना चाहिए ताकि कोई हुकूमत भी आए तो कम से कम वो उससे चेंज ना करे। हमारा मसला क्या है कि हम बात तो सब करते हैं कि हम मुल्की मफाद की बात करते हैं, हम पाकिस्तान सबसे पहले है, लेकिन जब पार्टी के अंदर पार्टी और मुल्की मफाद को चूज करना पड़ता है तो हम अनफॉर्चुनेटली अपनी सियासी साख और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है उसके मफाद को आगे रख देते हैं और उसी वजह से जो हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। अभी ये देखें जो पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर सब्सिडी दी गई, इसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि सियासत ही खेली गई ना, कि आप पूरी दुनिया में जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो हाइक हो रही हैं और आप अपनी सियासी साख को बचाने के लिए और आपने जो है वो इतनी भी सब्सिडी देकर आने वाली गवर्नमेंट को मुसीबत में डाल दिया। तो इस तरह के जब तक हम मुल्की मफाद को सामने रखकर फैसले नहीं करेंगे, और मौजूदा हुकूमत भी यही कर रही है शायद, कि ये भी मुल्की मफाद से ज्यादा अपनी साख को बचाने के लिए फैसले कर रही है,
जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान इस वक्त मैं कहूँगा कि मौशी मुश्किलात का शिकार है। और हमारे जो कारोबारी हजरात हैं ये मुल्क की खिदमत के तहत जो है वो पाकिस्तान में अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके अंदर ये मुल्क की खिदमत का होता है कि हम पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तान के जितना ज़रिए मुबादला हो सकता है। और ओवरसीज पाकिस्तानी जैसे पाकिस्तान के जुड़े रखने के लिए कारोबार करती हैं, ज़ाहिर उसमें इंपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट भी है। तो अगर आप इस तरह बंद करेंगे, इस तरह आउटराइटली चीज़ों को बंद करें तो मेरा ख्याल है ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है वो इससे बददिल जरूर होंगे। जी सही है। आमजद साहब, हम देखते हैं कि इंपोर्ट को कम करने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमारे पास जहां जहां पोटेंशियल है वहां पूरा जोर नहीं लगाया जा रहा। मिसाल के तौर पर बार बार बात होती है कि पाकिस्तान में हलाल फूड में बहुत पोटेंशियल है, बिलियन ऑफ डॉलर्स का, और उसको हम जो है वो इस्तेमाल ही नहीं करते हलाल फूड के सेक्टर में। फिर इसके अलावा IT सेक्टर जो है ये पाकिस्तान में, इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हम उस पोटेंशियल के मुताबिक इसमें काम नहीं कर पा रहे। आपके ख्याल में क्या वजह है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा पा रहा बावजूद पोटेंशियल होने के, और सारा जोर इंपोर्ट को कम करने के लिए लगा रहा है, जो ऑयल प्राइसेस की वजह से कंट्रोल शायद हो नहीं पाएगा? देखें, मैं आपको एक बात बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं कि आपकी एक्सपोर्ट जब भी बढ़ेंगी जब आप अपनी मार्केट को, अपने इन्वेस्टर को और अपने बिजनेसमैन को एक कंफर्ट जोन देंगे। उन्हें जो है ये गारंटी देंगे कि उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर है। जो बाहर का आपके पास इन्वेस्टर जब भी आएगा जो कि उसके पास सिक्योरिटी हो। लोग बाहर से आएंगे या लोकल मार्केट में भी उसी वक्त जो है इन्वेस्टमेंट होगा जब उनकी मनी की इन्वेस्टमेंट की गारंटीड है। देखिए, इस वक्त जो आपके पास बहुत सारी ऐसी मार्केट है जिनमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी जो है एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपके पास सर्जिकल आइटम्स हैं, हलाल कॉस्मेटिक्स है, हलाल फूड है, आपके पास मेडिसिन है, आपके पास अगर एक लाइसेंस को आप फैसिलिटेट करें तो बहुत सारी मेडिसिन आप यूरोप मार्केट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंजीनियर्स है, IT कंसल्टेशन है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक क्या हुआ है कि जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग जोन है, जो कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, उन तक में इतने प्रॉब्लम्स हैं कि लोग वहाँ पे अपनी फैक्ट्रियां नहीं लगा पाते या फिर उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है कि वो अपनी गुड्स को जो है बाहर एक्सपोर्ट कर सकें, या उनका इंटरेक्शन नहीं कराया जाता बाहर की ओवरसीज मार्केट में। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रेनिंग सेशन दे और लोगों को जो ना एक एतमाद दे कि जो भी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो गारंटीड है एंड सिक्योर है। बैंक से जो है आप एक इंटरेस्ट रेट को आप कम करें, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है 12-13% है तो कोई बेवकूफ आदमी ही है जो कि अपना पैसा जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगाए, जबकि वो बोला कि मेरे पास जो है अगर मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो मुझे बैठे बिठाए घर बैठाए तकरीबन 3-4 लाख का फायदा हो रहा है। तो जब तक आप इंटरेस्ट रेट नहीं कम करेंगे आपकी इंडस्ट्री जो है ना वो नहीं होगी, ना ही वो लोग लोन देंगे बैंक से और ना ही वही काम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो एग्रीकल्चर भी आपकी फ्लोरिश करेगी, जो कि जितना भी एग्रीकल्चर के जो लोग हैं वो बैंक से लोन लेके अपनी प्रोडक्ट को मार्केट को करेंगे, अपनी एग्रीकल्चर को जो है एडवांस करेंगे और अपनी, जैसे कि आजकल के ज़माने में बहुत बड़ी मार्केट जो वीट एक्सपोर्ट की है। अनफॉर्चुनेटली हमने वीट की जो है ना प्रोडक्शन इस साल कम करी है। अगर हम अपने वीट गंदम की पैदावार को बढ़ाते हैं और इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे आप बहुत ज़्यादा आप आमदनी बना सकते हैं, बहुत सारे फूड को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यही है कि आपको एतमाद देना पड़ेगा अपने बिजनेसमैन को, आपको एतमाद देना पड़ेगा अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, और सबसे बड़ी बात है कि आपको बैंक का जो है इंटरेस्ट रेट जो है, जो कि एक बहुत ही हाई है, उसको कम करना पड़ेगा ताकि लोग जो हैं उनके रिलेशनशिप जो है बैंक से हों और बिजनेस में जो है और इंडस्ट्री में जो है और एग्रीकल्चर में वो पैसा जाए, और बजाय इसके कि आप वो लोग पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगाएं या बैंक में लगाएं और प्रॉपर्टी में लगाएं। तो मेरा ख्याल तो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जो है कम करे और मार्केट दे, इंफॉर्मेशन दे लोगों को, जो है ना बाहर की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ उनके सेशन कराए, सेमिनार कराए, लोगों को लेके आए। हाल ये कि
बहुत सारे जो इस वक्त गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल हैं उनको खुद भी ये नहीं पता कि इंटरनेशनल मार्केट में कौन कौन सी ऐसी गुड्स हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या किस तरह से अपने लोगों को जो बाहर बैठे हैं बहुत सारे पाकिस्तानी उनको उन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि आपको एक बहुत ज़्यादा एतमाद देने की ज़रूरत है। अगर एक आदमी 1 मिलियन पाउंड का अगर पाकिस्तान में पैसा लेके जा रहा है और 6 महीने के अंदर उसकी जो करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो जा रही है, तो बजाय इसके कि अगर वो 50% जो है ना प्रॉफिट बनाता है पाकिस्तान में, करेंसी डिवैल्यूएशन होने की वजह से वो उसका पैसा तकरीबन 25 to 30% जो होता है वो डूब जाता है। तो इट्स नॉट ए गुड बिजनेस। आप अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करें, मार्केट में जो है आप ओपनिंग दें, लोगों को इंफॉर्मेशन दें, अपने प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन को जो है इजी कराएं, और अपना जो है बाहर के जो लोगों को उन्हें आप एक एतमाद दें कि भाई ये स्टेबलाइज गवर्नमेंट है, यहाँ पे मार्केट जो है आपकी स्टेबल है, आपकी प्रोडक्ट जो है जो आप जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो हम उसकी गारंटी देते हैं। अगर आप 100% जो है पार्टनरशिप नहीं करना चाहते, गवर्नमेंट को चाहिए कि स्मॉल प्रोजेक्ट में 50-50% जो है आप पार्टनरशिप करें, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। लोगों को एतमाद भी पड़ेगा कि देखो मैं 1 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ तो 1 लाख पाउंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी लगा रही है, और मैं ये काम जो है या तो एग्रीकल्चर में कर रहा हूँ, या फिर सर्जिकल में कर रहा हूँ, या कॉस्मेटिक में कर रहा हूँ, या हलाल फूड में कर रहा हूँ, एंड इवेंचुअली आई मेक मनी। आप ये काम जो है कभी नहीं कर सकते कि अगर आपके पास मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी रुपया जो है वो स्टेबलाइज नहीं है। चूंकि जब ये रुपया अनसर्टेन होता है, पाउंड दिन रात ऊपर नीचे बढ़ा होता है, सब में बड़ी जो वरी होती है वो होती है इन्वेस्टर को, बिजनेसमैन को। वो समझता है मेरा पैसा डूब ना जाए। तो आप जब ये काम करेंगे तो आप मार्केट को जो है कॉन्फिडेंस देंगे, तो आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। जी राइट सर, बिल्कुल सही है। आसिम यूसुफ साहब के सामने मैं रखता हूं सवाल यही कि उनके जहन में क्या है कि कैसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इरफान इकबाल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर FACCI। बहुत शुक्रिया इरफान शेख साहब। सर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो हुकूमत ने कुछ अशिया पर इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई है, ये आपके ख्याल में कैसा फैसला है, और क्या इससे हमारा इंपोर्ट एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो पाएगा? देखिए जी, इसमें असूली तौर पे तो इंपोर्ट के ऊपर जो उन्होंने किया है वो इस वक्त जरूरत थी, और 30 जून तक उन्होंने कहा था कि हम 30 जून तक लगाएंगे, और 30 जून के बाद दोबारा हम इसको जो ना खोल देंगे, क्योंकि WTO के तहत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो उन्होंने साइन किया हुआ है, इनको ये ओपन करना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आपका GSP+ आपके जो है ना, जैसे यूरोपियन यूनियन है, वो तो कभी नहीं इस चीज को मानेंगे कि जी आप हमें एक्सपोर्ट करते जाएं और हमसे इम्पोर्ट ना करवाएं। तो इसके ऊपर एक मसला बनेगा। इसलिए मेरा ख्याल में कि जुलाई में ये मोस्ट प्रॉब्ली खुल जाएगा, क्योंकि अभी तो उनको थोड़ी सी क्रंच था और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये फौरी तौर पर लगाया गया ताकि कुछ पैसे हम बचा सकें, अपना जो डेफिसिट है वो उसको। तो आपके ख्याल में ये चल नहीं पाएगा? नहीं चलेगा, ये ओपन करना पड़ेगा इसको। इसमें मैं अभी भी ये चीज कहूंगा। ठीक है, तो इरफान शाह साहब ये बताएं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, मैं ये बताता हूँ कि पहली बात यह है कि हमें तो इसमें यह है कि जो लग्जरी कारें हैं ना, वो तो फौरी तौर पर बैन कर देनी चाहिए इस मुल्क में। 1600 सीसी के ऊपर कार जो अभी फिलहाल हम मुतम्मल नहीं है, जब होंगे फिर इसको खोल देंगे, वो तो बंद होना चाहिए। लग्जरी टेलीफोन बंद होने चाहिए, क्योंकि तो हम इस चीज के मुतम्मल नहीं है, तो इसलिए हमें इसको खत्म करना चाहिए। फिर आ जाए आप उसके बाद कि हम इसको ठीक कैसे करें, तो फिर इसमें हमें सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा, वो है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब तक इस मुल्क में नहीं आएगी, इस वक्त हमें 1.29 पे, और ये हमने शौकत अजीज के जमाने में हमने तकरीबन 5 और 6 में टच किया हुआ इसको, तो बिलियन में। तो हमें वो अपना इस वक्त इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसकी वजह से आपके रिजर्व भी बेहतर हो जाएंगे, और नंबर 2 ये कि आपका एक कारोबार का वो भी चल पड़ेगा था, और आपकी जॉब क्रिएशन भी हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि जो रेमिटेंस है हमारी, इस रेमिटेंस को आपको बढ़ाना पड़ेगा। रेमिटेंस हम कर रहे हैं तकरीबन 30 और 31 के करीब हो रही है हमारी, 31 हो गया, एक्सपेक्टेड है। तो वो इसमें उन्होंने ये कहा है जी कि इसको
हम बढ़ाएंगे, बट मेरा ख्याल है कि जब तक आप कमर्शियल बैंक उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कमर्शियल बैंक से मुराद है कि जो लोकल बैंक आपके हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उनमें कहना पड़ेगा कि 24/7 24 घंटे और 7 दिन ये अपनी ब्रांचेस, कुछ ब्रांचेस जो है खोलें जो सिर्फ और सिर्फ डील करेंगी ओवरसीज पाकिस्तानी की रेमिटेंस को। और ये छोटे कस्बों में, बड़े शहरों में, सब जगह आपको करना पड़ेगा ताकि किसी की वालदा फौत होती, किसी को इमरजेंसी है, कोई 2 घंटे में पैसे मांग रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो पैसे बाहर से आते हैं, वो हुंडी पे इसलिए भेजते हैं कि हुंडी में पैसे फौरन तो पहुंच जाते हैं। बैंक हमारे एक दिन लगाते थे, हमने कहा जी कि सजेस्ट किया है कि इसको बैंक्स को फ्री ऑफ चार्ज 24 घंटे 7 दिन के लिए ओपन रखें ताकि लोगों को सर्विस मिले और सारे बैंक के थ्रू पैसे आए। जब बैंक के थ्रू आएंगे तो ये मुझे उम्मीद है कि हम 40 और 50 के लगभग जो है ना हम अपना कर जाएंगे और हमारा जो डेफिसिट है जो तकरीबन हमेशा को 16 बिलियन के करीब आता है, 15 बिलियन के करीब नजर आ रहा है, वो फौरी तौर पे आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। हेलो, सही, बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल सही है सर, आपकी तजावीज़ हैं ये। आसिम यूसुफ साहब के पास मैं जाता हूँ। आसिम साहब, ये तो जो इरफान शेख साहब ने तजावीज़ दी हैं उस जी इरफान साहब, दो तीन चीजें इसमें और है कि इसमें हमारे जो है ना इंडेंटर्स हजरात जी, वो जब बाहर से मंगवाते हैं तो उनको जो कमीशन मिलता है वो बाहर से मिलता है, बाहर वाली कंपनी से मिलता है। इसके ऊपर उन्होंने 5% एक टैक्स लगा दिया और सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने इसके ऊपर लगा दिया 3%, तकरीबन 8% करीब टैक्स है। तो अब होता है क्या है कि वो लोग बजाय यहाँ पाकिस्तान में लाने के वो बाहर ही कहीं पार्क करवा देते हैं और वहां से हुंडी के जरिए यहाँ पे मंगवाते हैं। तो हमारी भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये काम खत्म कर दें, इसके ऊपर 1 या 2% आप टैक्स कर दें, लगा दें, और ताकि सारे बंदे पैसे यहाँ पे लेके आए, पैसे फॉरेन रिजर्व आपके उस बैंक में आए और आपके रिजर्व बेहतर होंगे। एक तो ये हो गया। फिर हम इसमें ये भी कहना चाहते हैं कि जितनी फिलिपिनो यहाँ पे पाकिस्तान में देख लें कि हमने परमिट दिए हुए हैं वो फौरी तौर पर बंद हो जाने चाहिए। ये अयाशी है बेसिकली, पाकिस्तानी ख्वातीन की जो भी होंगी जो उनको अपने कामों पे लाए उनको आगे लेके चले। ये जो आपको $500-600 पर महीना देना पड़ता है तो काफी ज्यादा, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वो यहाँ पे मौजूद है, तो उसमें भी हम पैसे अपना सिक्योरिटी में बचा सकते हैं। फिर हमें एक और काम करना पड़ेगा कि हमें जो लग्जरी टूर जो अपना फैमिली लगाती है उस पर भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, बिल्कुल बंद ना करें बट रिस्ट्रिक्शन थोड़ी लगानी पड़ेगी आपको। फिर उसके बाद आपको जो हमारे पाकिस्तानी हैं इनके पास कुछ अनसर्टेनिटी की वजह से लोगों ने कैश डॉलर में रखे हुए हैं, तो उसको अगर आप एक स्कीम निकालें उन्हें कहें कि आप बैंक में किसी लोकल बैंक में जमा करा दें फॉर 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए, तो 1 साल बाद वो आपके पैसे वाइट सेटल होंगे, तो मेरे ख्याल में लोग काफी पैसे आपको जमा करा देंगे और आपकी IMF और दूसरे दिन से जान छूट जाएगी। लोगों के पास मेरा जो अंदाजा है कि 5 से 10 बिलियन के करीब आपको डॉलर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये सारे जो मयस आउट ऑफ द बुक है उसको हमें थोड़ा सा यूटिलाइज करना पड़ेगा, तब जाके हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। सही जी, सही है, बहुत अच्छी तजावीज़ आपने दी हैं। आसिम यूसुफ साहब, आप इन तजावीज़ पर क्या कहिएगा? और ख़ास तौर पर जो इरफान इकबाल शेख साहब ने कहा कि आप लग्जरी कारें बैन करें, लग्जरी फ़ोन बैन करें, और ये जो बाहर की लेबर पाकिस्तान में काम कर रही है स्पेशली फिलिपिनोज़ की बात उन्होंने की है, तो आप कैसे देखते हैं इन तजावीज़ को? जी देखिए, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि हमें पहले प्रॉब्लम को फिगर आउट जैसे हमने किया कि देखिए मेन जो आपका एक्सपेंस है वो आपका मोर देन 90% का जो एक्सपेंस है वो आप रोक ही सकते हैं, जो कि आपका रिफाइंड पेट्रोलियम है या गैस है। तो आप एक बड़ी छोटी सी परसेंटेज की बात कर रहे हैं, जैसे हमसे साहब ने कहा कि 2 से 3% की हमारे जो इम्पोर्ट है जो लग्जरी आइटम, वी कॉल इट लग्जरी आइटम, जिसमें आपके होम अप्लायंसेस की चीजें या ऑटोमोबाइल की या फूड आइटम हम जैसे कहते हैं। तो देखिए मैं समझता हूँ कि जो आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, जो कुछ आपके अखराजात है उनको आप बहुत थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे आप सब चीजें आपने बैन कर दी, इससे अगर आप 2-3% की चीजों को बैन करके 95 या 97% चीजों को आप बैन नहीं कर सकते, तो मैं नहीं समझता कि ये मसले का हल है। मैं समझता हूँ जो मसले का हल है वो ये है कि आपने बेसिकली अपनी आमदनी बढ़ानी है, जिसका मतलब है कि आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। अभी तक पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट है वो है टेक्सटाइल। पिछले कितने सालों से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, वो जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, वो बेस करती है टेक्सटाइल के ऊपर। हम जैसे आपने हलाल फूड की बात की है, ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट है और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। हलाल फूड के साथ हम पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है। क्यों हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाहर नहीं भेजते जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें? जैसे इंग्लैंड की अगर बात करता हूँ तो इंग्लैंड के अंदर
बेसिकली यहाँ रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो बाय रोड, जैसे आप कह लें ओनियन है, पोटैटोज हैं या टमाटोज, ये बाहर से आते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो है इनके ऊपर भी अपनी जो चीजें हम उनको एग्रीकल्चर जो है वो बढ़ा सकते हैं। एग्रीकल्चर है, हलाल फूड। मसला ये है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स है मीट और पोल्ट्री वो यूके और यूरोप में बैन है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसे कोई डिपार्टमेंट बनाए जो बेसिकली इनकी ऑथराइजेशन कराए इन लोगों के साथ, अगेन वही है कि अपनी अपनी क्वालिटी को बेटर करना है, इनकी सर्टिफिकेशन लेनी है ताकि हम इनको नई रस्तों को खोलें। आईटी के अंदर जो है बहुत सारा काम हुआ भी है और आगे होना भी चाहिए और होगा भी इंशाल्लाह। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो पिछली गवर्नमेंट में समझता उस पर काम किया वो है टूरिज्म। इस पर टूरिज्म पे काफी काम हुआ, लोग बाहर से आए। तो जब अगर हमारा हालात यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, बाहर के लोग आगे इन्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पैसा आपके पास बहुत ज्यादा आएगा। बाहर के मुल्क, इंग्लैंड में कुछ भी नहीं बनता, हर चीज बाहर से आती है। दुबई में कुछ भी नहीं बनता, हर चीज बाहर से आती है। बट उनकी इकोनॉमी देखें, वो दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमी के अंदर है। उसकी मेन वजह यह है कि उनके जो है बेसिकली जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है। अखराजात तो हैं, वो तो आप कम नहीं कर सकते। आप ये 1 या 2%, 3% बंद करके आप 97% जो आपकी पेट्रोल उसको बंद नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने जो है वो इनकम को बढ़ाने के जो तरीके हैं उन पे गौर अगर करें, बजाय ये कि इन चीजों को बंद करके सब लोगों को अफेक्ट करें, आप अपने एग्रीकल्चर पे काम करें, उसको एक्सपोर्ट पे लेके आए। क्योंकि अभी देखें, अगर आप देखें एग्रीकल्चर पाकिस्तान से सिवाय मैंगो के या कुछ फ्रूट्स हैं जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो भी सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक्सपोर्ट दुनिया में करता है। वो भी अगर आप उनकी फिगर देखें तो बहुत ज्यादा है। अगर इसको आप थोड़ा फर्दर आगे लेके चलें तो एग्रीकल्चर के ऊपर काम करें, हमारा किसान जो है उसको खुशहाल करेंगे तो पूरे मुल्क में खुशहाली आएगी। आईटी में आपकी जो यंगर जनरेशन है, आज पूरे यूके के अंदर, पूरे अमेरिका के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो आप वर्चुअल असिस्टेंट जो उनको प्रोवाइड करते हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं लड़के लड़कियां। उनको अगर आप मोबिलाइज करें, उनके थ्रू आईटी का काम करें तो इसमें आपको बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हैं। टूरिज्म में टूरिंग कंपनीज हैं जो बाहर से आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। हमारे पास दुनिया की खूबसूरत जो है वो लोकेशंस हैं। तो मैं समझता हूँ टूरिज्म, आईटी, एग्रीकल्चर और हलाल फूड ये वो हैं जो आपकी इनकम को बढ़ा सकती है, जो डेफिनेटली इन 3-4% से बहुत ज्यादा की है। तो मसला ये है। और दूसरी जो चीज़ है कि अपनी लोकल जो आप चीज़ें बनाते हैं उनकी क्वालिटी को बेटर करें, उनके स्टैंडर्ड्स रखें। अगर आप फॉर एग्जाम्पल गाड़ी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें तो उसकी सर्टेन एक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो हमारे पाकिस्तान में एक ऐसी गाड़ी काफी ऐसा बनती है जिसमें सील बेल्ट ही नहीं थी, एक साइड का मिरर नहीं था, तो और इसमें जो सेफ्टी की कुछ चीजें वो नहीं थी। तो ये वो छोटे छोटे मसाइल हैं जिसके से लोग फिर इम्पोर्टेड चीजों पर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन है वो यही है कि एक तो आप नए रास्ते एक्सपोर्ट के खोलें, खाली टेक्सटाइल पर रिलाई नहीं करें, और दूसरी जो चीज़ है अपनी लोकल जो चीज़ है उनकी क्वालिटी को बेटर करें, ताकि जो लोग देखिए 2 तरह के लोग हैं जो इंपोर्ट करते हैं। एक तो वो लोग हैं जिनको बहुत सारे पैसे हैं, एक जिसको आप अशरफिया कहते हैं, वो बहुत थोड़ी सी है। जो नैनिक की उन्होंने बात की, वो थोड़े से लोग हैं जो उसको लेके आते हैं। एक मेजर जो चीज़ है, और कुछ लोग ऐसे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है तो बाय करते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली उसको बाहर की प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक चीज़ों में बैलेंस आ जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ें हैं जो अगर गवर्नमेंट करे तो हमारी एक्सपोर्ट अच्छी हो सकती है। बट इंपोर्ट जो आप कर रहे हैं, जो आपकी मेजर इंपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट्स हैं, उसको आप काम नहीं कर सकते। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अमजद अली सैयद साहब, ये बताइए कि अब जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि जी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ हमारा मसला ये है कि हम अभी गंदुम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है, शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये मसला क्यों है? वो यहाँ तक कि बुनियादी चीज़ें और प्याज और टमाटर हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, बावजूद इससे कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं। तो ये किस वजह से है? और फिर हमें जो कंपेटिटिव प्राइस नहीं मिलती बिजली की कीमतों में, फिर खाद पिछले दिनों पे में नहीं मिल पा रही थी, और फिर मिल रही थी तो ब्लैक में या बहुत महंगी मिल रही थी। तो क्या करना होगा कि हम अपनी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट कर सकें? देखिए, आपको 4-5 काम करने पड़ेंगे। सब में बड़ी बात तो यह है कि आपको अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करना पड़ेगा, और उस बैंकर से आपको जो है अपने एग्रीकल्चर के जो लोग हैं उनके साथ रिलेशनशिप को ना डेवलप कराना पड़ेगा, ताकि उनको एक बेटर इंटरेस्ट रेट पे जो ना लोन मिले, ताकि वो पैसा जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर के सिस्टम में जो है ना वो यूज करें। मॉडर्न मशीनरी लेके आए, मॉडर्न इक्विपमेंट लेके आए, और मॉडर्न तरीके से जो है ना वो एग्रीकल्चर करें। अब जिस 1 एकड़ में इस वक्त जो आपके पास पैदावार हो रही है, अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देखें यूरोप में और चाइना में, तो वही क्रॉप जो है वहाँ पे 3-4 टाइम्स होती है
300 टाइम्स मोर होती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी क्रॉप। यहाँ पे एक फसल एक सीजन, साल में 2 सीजन मैक्सिमम होती है, वही लोग दूसरे ममालिक में 3-4 क्रॉप करते हैं, टाइम करते हैं सेम की। आपको चाहिए कि वीट की जो इस वक्त सब में बड़ी मार्केट है दुनिया में, इंडस्ट्रियल दुनिया में बहुत जरूरत है गंदम की। गंदम ही रशिया की वजह से काफी प्रॉब्लम पड़ गया है, और अगर पाकिस्तान ने गंदम और अपनी लेंटिल्स और शुगर और दूसरी जो नेसेसिटी है, अगर इन्हें आपने एक सपोर्ट करा और इसकी पैदावार को आपने बढ़ाया और इसकी एक्सपोर्ट करा, तो आप एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हमने माजी में गंदम को एक्सपोर्ट करा है। अब आपके पास ये है कि आप ये टेक्नोलॉजी जो है हर आदमी तक आप उसको पहुंचाएं। एक आम फार्मर जिसके पास 4-5 एकड़ है और उसके किसी के में 600 एकड़ है या 800 एकड़ है, लेकिन जो एक सिस्टम है वो तकरीबन एक जैसा होना चाहिए। आपको उनको लिए जो है जो दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो देनी चाहिए। आपको फर्टिलाइजर जो है उनको प्रोवाइड करना चाहिए। हो सकता है कि पाकिस्तान खुद फर्टिलाइजर को जो है खुद वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं और अपने जो फर्टिलाइजर को खुद पैदा करें, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर की कीमत जो है 50% कम हो सकती है। इस वक्त किसान इसलिए पिसा हुआ है, एक तो उसके पास फर्टिलाइजर नहीं है तो उसको हाई और ब्लैक मार्केट में फर्टिलाइजर खरीदना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है जिसकी वजह से उसको लोन का जो है वो बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। मशीनरी को उसको जो है मार्केट से या तो है ही नहीं, या अगर वो किराए पे लेता है उसका किराया बहुत ज्यादा है। इसके अलावा एट द एंड ऑफ द डे जो किसान को जो है वो इतना नहीं बचता है कि वो अपना घर भी चलाए और इन्वेस्टमेंट भी करे। तो गवर्नमेंट को उसमें पार्टनरशिप करनी पड़ेगी और हर किस्म के जो लोग हैं एग्रीकल्चर में, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो या एक किसान हो, उनके साथ एक ट्रायंगल किस्म की आप पार्टनरशिप करें, तीनों को मिलाएं, तीनों को इंफॉर्मेशन दें, ट्रेन करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंफॉर्मेशन और फैसिलिटी जो होनी चाहिए। किस तरह से आप पानी सेव करके एक छोटे पानी से या कम मिकदार की पानी से आप उसी तरह की क्रॉप पैदा कर सकते हैं जिस तरह कि हम पानी को बहुत ज्यादा फैला के ज़ाया करके पैदा करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की जरूरत है, आपके पास इकोनॉमिस्ट की जरूरत है जो कि आप कोऑर्डिनेट करें। देखिए, एक आम आदमी जो एक आम क्रॉप पैदा करता है या एक किसान है, उसके पास तो ये भी नहीं पता कि मैं किस तरह जाके बैंकर से कुछ लोन लूं या कोई उसका फॉर्मेट क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है और किस तरह से, उनके बहुत सारे लोगों के पास अकाउंट भी नहीं है। तो ये सब चीजें आप जो है वन विंडो से करें, उनके अकाउंट खुलवाएं, उनको जो है ना शॉर्ट टर्म जो है ना लोन दिलाएं, उनके लिए कुछ सब्सिडी दें, खाद में मॉडर्न जो इक्विपमेंट जो है मशीनी उनमें आप सब्सिडी दें। तो ये आप कर सकते हैं कि अपनी जो एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट को ना अपने लोगों को जो है आप जरूरत पूरी कर सकते हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे। इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इम्प्रूव होने के लिए, क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ी डिमांड हो गई है फूड की, और आने दिनों में आप देखेंगे कि इस फूड की बहुत शदीद किल्लत हो जा रही है। हेलो, सही, बिल्कुल सही है। इरफान शेख साहब, मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे इस वक्त एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम्स क्या हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से मेजर मसाइल ये रहते हैं एक्सपोर्टर्स के, तो किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है अभी? देखिए, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एक्चुअली आपकी जो है ना इंटरेस्ट रेट आपका है 13.75 फाइबर, और पूरे जब आप इस रीजन में देखते हैं तो मलेशिया 2% पे है, चाइना 3.85% पे है, इंडिया 4% पे है, बांग्लादेश 6% पे है। हम उनसे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है, बल्कि 3 गुना है किसी के साथ। तो एक तो ये कम्पिटेटिव नहीं रहते। दूसरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, हम ले रहे हैं 16 सेंट में, और वो वहाँ पे जो रेट को मिल रहा है वो मिल रहा है इंडिया और चाइना को और बांग्लादेश को तकरीबन 8 और 8.5 सेंट वाला। अब उसमें भी हम डबल हैं। अब हमारी इनपुट कास्ट, गैस आपको पता वैसे ही बहुत महंगी हो गई कि हमारे पास है ही नहीं, और हम LNG से अगर बनाएंगे तो बहुत महंगी पड़ती है। तो इसलिए जब तक आप इन चीजों को कम नहीं करेंगे आपका ये मसला हल नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आप बात करें, हम कहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट करनी है बेहतर, तो उसके लिए हमें इंडस्ट्री चाहिए। अगर इंडस्ट्री हमारी नहीं लगेगी तो हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी।
अगर हमारी इंडस्ट्री लगेगी तो हमारे जॉब क्रिएशन नहीं होगी, अगर हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी तो हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, जो कि जिसकी तरफ जरूरत है हमें इस वक्त। और ये इसके लिए हमने कहा था गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर एक पैकेज दे ताकि लोग आसानी के साथ लगा सकें और सिर्फ इंडस्ट्री लगे, ताकि एक तो रोजगार भी होगा, नंबर 2 आपकी एक्सपोर्ट भी बेहतर होगी, उसके बगैर हो सकती। फिर तीसरी बात जो उन्होंने की आसिफ सर बड़ी अच्छी की कि आईटी पे हम हैं 2.85 बिलियन पे, और कोई अनऑफिशियली मिला के तकरीबन 4 बिलियन के ऊपर है, जबकि साथ हम साया मुबालक इंडिया हमारा 250 बिलियन पे है, एक्सपोर्ट कर रहा है। इसमें ना आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आए ह्यूमन रिसोर्सेज के और थोड़ा सा अपना कंप्यूटर थोड़ा सा उसकी जरूरत है, बाकी सारा कुछ ब्रेन के साथ आप अपना काम करते हैं। और इसके ऊपर अगर हम अब पिछले 2-3 साल से इसके ऊपर काम हुआ था और अब जो है ना ये पूरी बेस बन गई है, अब हम इसको 10 से 15 बिलियन में जा सकते हैं बड़े आसानी के साथ 1 से 2 साल में। इसके ऊपर पूरा हमें टारगेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे बेहतर हो जाएंगे। अब इसके बाद बात की थी उन्होंने एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में हमारी हमारी यील्ड है, ना हमारे पास सीड है, ना हमारे पास मशीनरी है, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। हम चारों चीजों में मार खा रहे हैं। और आप ये देखें कि आपकी गंदम जो इस बार हुई थी वो तकरीबन 22 से 27 मन के करीब हुई है एक पर एकड़, जबकि इंडिया साथ दे रहा है 70 से 80 मन और अमेरिका इससे भी ज्यादा ले रहा है। हमने इसके ऊपर ना जीत के ऊपर काम किया, ना टेक्नोलॉजी पे काम किया, ना हमने मशीनरी पे काम किया। इसकी सबको करने की जरूरत है और ये हम 9 महीने में रिजल्ट दे सकते हैं जो हम अभी तक नहीं कर सके। फिर वो बात टूरिज्म की बड़ी अच्छी कि टूरिज्म के ऊपर बड़ा अच्छा हमारे पास बेहतरीन साइट है दुनिया में, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। पिछली गवर्नमेंट इसके ऊपर कर रही थी, इस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसको फोकस करे और इसको आगे लेके जाए। हमारी एक्सपोर्ट पैसे हमें, हमारी फॉरेन रिजर्व हमारी जो मेन मसला है। एफडीआई की मैं बात करता हूँ तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। देखिए आपका 13.75 आपका इंटरेस्ट रेट है जी। अब तो इसमें बेशुमार दूसरे लोग भी आ जाएंगे जो अपना आगे जो देख रहे होते हैं मौका कहाँ पे हमें पैसे मिलते हैं, कहाँ हम कैसे, क्योंकि बाहर तो तकरीबन 1 से लेकर 4% तक अपना प्रॉफिट है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को अच्छी मार्केट करनी चाहिए, अच्छी टीमें लगानी चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट भी साल देके आनी चाहिए, तभी जाके हमारे हालात ठीक होंगे। ठीक है, राइट सर, बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख, आसिम यूसुफ साहब और अमजद अली सैयद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।